जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो आज 8 मार्च है और आज भी हमारे पास काफी सारे आर्टिकल्स, न्यूज़ एडिटोरियल्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर ऑयल प्राइजेस एंड स्टैगफ्लेशन के बारे में देखने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि भाई स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है और उसी के साथ साथ जो ऑयल प्राइजेस है ये कैसे अफेक्ट कर रहे हैं या कैसे अफेक्ट जो है वो करते हैं यहाँ पर स्टैगफ्लेशन के लिए। देन उसके बाद यहाँ पर सेल्फ फ्लैगलेशन जो है उसको भी यहाँ पर हम कवर करेंगे कि इसका मतलब क्या है और उसी के साथ साथ ये टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अनादर इन्वेजन, यहाँ पर रशिया जो है वो यूक्रेन पर इन्वेड कर रहा है और ऐसा कौन सा इन्वेजन फ्यूचर में हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड मोर वुमेन इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में और ज़्यादा महिलाओं की आवश्यकता है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज है आपके लिए। यहाँ पर आपके सामने यूरोप का मैप है और ये जो कंट्री है ये कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है। अभी आप मोस्ट ऑफ द लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हो और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं सभी पार्टिसिपेट कीजिए क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो कंट्री कौन सी है आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री का इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। तो आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन पर नजर डालते हैं। तो एक्सप्लेन सेक्शन में ऑयल स्पाइक एंड स्टैगफ्लेशन ये यहाँ पर बात की जा रही है। तो स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है, ऑयल की वजह से किस तरीके से इस पर इम्पैक्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये अगर हम देखते हैं तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर लिगेसी ऑफ सावित्रीबाई एंड ज्योतिराव फुले। अभी देखिए यहाँ पर सावित्रीबाई एंड ज्योतिराव फुले, इनके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो रहना बहुत ज़रूरी है। अब ये मैं आपके लिए एक होमवर्क की तरह रख रहा हूँ। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आर्टिकल नहीं लेकिन सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले जो है, क्योंकि ये फेमस पर्सनालिटीज में आते हैं अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। तो इसीलिए आपको करना ये है कि इनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है आपके खुद के तरफ से एंड देन वो आपको कमेंट सेक्शन में जो है वो लिखना है। एंड जो भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन लिखेगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लिखेगा, उसको मैं हार्ट जो है वो भी वहाँ पर दूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है एक्सप्लेन सेक्शन की। देन उसके बाद अगर हम एडिटोरियल पेज पर आते हैं तो उसमें हमें स्पेंडिंग आफ्टर पेंडेमिक, देखिए यहाँ पर पेंडेमिक जो उसके बाद जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है, किस तरीके से मतलब बेसिकली इन्वेस्टमेंट रहनी चाहिए उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो इकोनॉमी का सेक्शन, काफ़ी सारी चीज़ें इस पर ऑलरेडी हमने चर्चा जो है वो की हुई है, तो इससे कुछ खास जो है इसमें से निकल कर नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रिविजिटिंग द डेटरेंस इन एशिया, तो वही जो मैंने आपको बोला कि अनदर इन्वेजन किस तरीके से हो सकता है, उसके लिए क्या हम कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। मिस परसेप्शन मार्केटिंग, यहाँ पर जो इंडिया है उसको जो मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है इंटरनेशनल एरिना में, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन डेमोक्रेसी फॉरवर्ड, जो वुमेन के बारे में मैंने आपको बताया है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, तो वो हम देखेंगे। एंड ये वाला एडिटोरियल देखते हैं तो यहाँ पर भी कुछ खास जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से निकल कर नहीं आता है। तो इस तरीके से हमें इतने एडिटोरियल आज देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए वीडियो शुरू करने से पहले MM अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो जरूर कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा फायदा दिला सकते हैं। यहाँ पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, मतलब ऑलमोस्ट 20 कोर्सेज जो है यूपीएससी के लिए, स्टेट पीएससी के लिए आपको देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए काफी काम आएगा। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि वाई इंडिया मिसअंडरस्टूड अब्रॉड, है ना। यहाँ पर जो अब्रॉड है वो लोग इंडिया को मिसअंडरस्टैंड क्यों करते हैं। तो यहाँ पर स्पेलिंग जो है वो थोड़ी गलत हो गई है, टून हो गया है, यहाँ पर टून टून नहीं टूड है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया को मिसअंडरस्टैंड क्यों किया जाता है अगर हम अब्रॉड की बात करते हैं। देखिए उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है या सबसे जो इम्पोर्टेंट एक टर्मिनोलॉजी आती है वो है सेल्फ फ्लैजलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर जो सेल्फ फ्लैजलेशन है ये बेसिकली क्या होता है कि खुद का ही तिरस्कार करना, खुद के ही लोगों के द्वारा क्रिटिसिज्म जो है इतना ज़्यादा कर देना कि लोगों को आसानी से जो थाली है वो पुरस्कार मिल जाए कि हाँ यार ये तो इतनी खामियां यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। मतलब क्या है कि जो अच्छी चीज़ हो रही है वो ना बताकर फैक्ट के रूप में, जो फैक्ट्स है उसकी आड़ में सिर्फ क्रिटिसिज्म 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 करना। तो ये यहाँ पर जो किया जाता है वो यहाँ पर काफ़ी खराब सिनारियो जो है वो प्रकट करता है इंटरेक्शन सिनारियो में, और इसीलिए इंडिया को मिसअंडरस्टैंड जो है वो भी किया जाता है।
अब हालांकि ये जो है ये पढ़कर काफी सारे लोग जो है वो यही बोलेंगे कि तो मैं क्या करूँ, जॉब छोड़ दूँ। खैर, तो यहाँ पर हम उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर बेसिकली जो बात की जा रही है कि जो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो भी फैक्ट्स में कैलकुलेट होता है, वो भी हमें फैक्ट्स में इंक्लूड करना पड़ता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि फैक्ट्स हम बता रहे हैं तो सिर्फ जो क्रिटिसिज्म है, सिर्फ जो बुरा है वही यहाँ पर प्रकट करें। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक एमसीक्यू आपके लिए हाजिर है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है, तो कमेंट में आपको लिखना है। गोवा अटेंड फुल स्टेटहुड इन 1987, पूरा स्टेटहुड मिला गोवा को 1987 में। दीव जो है ये आइलैंड है गल्फ ऑफ खंबत में। दमन एंड दीव जो है ये सेपरेट किया गया गोवा से 56th अमेंडमेंट एक्ट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके। दादरा एंड नगर हवेली जो है वो फ्रेंच कॉलोनियल रूल में रहा 1954 तक। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर हम वर्ल्ड मैप देखते हैं तो अगर हम इंडिया के ईस्ट में आते हैं तो हमें एक कंट्री देखने को मिलती है जो कि है सिंगापुर। तो सिंगापुर ये पूरी एक कंट्री है, जी हाँ कंट्री है, काफी छोटी है, काफी छोटा एरिया है, लेकिन स्टिल वहां पर काफी सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। टूरिज्म के मामले में काफी ऊपर है, काफी आगे है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर पाई जाती है। तो क्या हुआ है कि सिंगापुर जो है उनके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा थोड़ा यहाँ पर जो मतलब भाषण है वो इस तरीके से दिया गया है कि जो इंडिया है उसमें भी उसका क्रिटिसिज्म देखने को मिला। खासकर अगर हम बीजेपी की साइड देखते हैं, कांग्रेस जो है उनके द्वारा यहाँ पर काफी अप्रिसिएशन जो है वो किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके भाषण रहा है। तो शॉर्ट में अगर हम देखें तो व्हाइल नेहरूज इंडिया हैज बिकम वन, नेहरू का जो इंडिया है हैज बिकम वन, वेयर अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एमपी जो है लोकसभा में उनके क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं उनके अगेंस्ट में, जहां पर रेप एंड मर्डर जो है उसके भी चार्जेस चल रहे हैं। जो एलिगेशन है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन इस तरीके के भाषण में मतलब जो इंडिया से कनेक्टेड भी ना हो, कोई बाहर के इसमें चल रहा हो, बाहर के देश में चल रहा हो, वहां पर इस तरीके के भाषण जो है वो दिया जा रहा है। तो इससे जो कांग्रेस है उनके द्वारा तो काफी ज्यादा ट्वीट्स किए गए कि देखो भाई यहाँ पर नेहरू जो है उनकी यहाँ पर बातचीत हो रही है, नेहरू का इंडिया बोला जा रहा है ना, इस तरीके से। लेकिन जो दूसरी साइड है उनके द्वारा यहाँ पर उसका क्रिटिसिज्म भी किया गया कि ये सारी चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए थी, ये कुछ नहीं है। मतलब बेसिकली इतना बड़ा कोई क्रिटिसिज्म नहीं, इतना बड़ा कोई मुद्दा जो है वो भी यहाँ पर नहीं बना। तो इससे यहाँ पर एक चीज जो है बाहर निकल कर आती है कि इंडिया जो है वो किस तरीके से यहाँ पर जो इंटरनेशनल अफेयर्स है उसको कंट्रोल कर रहा है, या फिर इंटरनेशनल जो एस्पेयर है, जो इंटरनेशनल सिनारियो में चीजें हो रही है उसको किस तरीके से यहाँ पर प्रॉपरली हैंडल कर रहा है। दूसरी चीज जो हमें देखने को मिलती है वो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। यहाँ पर क्या हुआ है कि इस स्कीम के तहत जो यहाँ पर वेरियस कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको अब्रॉड जो है पढ़ने के लिए भेजा जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि वो वहाँ पर स्किल जो है वो प्राप्त कर सके। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए जो इंडियन सब्जेक्ट्स को अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, जो भारत के सब्जेक्ट्स हैं उनको जो अब्रॉड में पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन कल्चर उसको अगर अब्रॉड में जाकर पढ़ रहे हैं, या फिर कल्चर उसको अगर अब्रॉड में जाकर पढ़ रहे हैं, तो उसमें अब स्कॉलरशिप जो है वो बंद कर दी गई है। तो इसका भी काफी क्रिटिसिज्म हुआ था कि क्यों यहाँ पर क्रिटिसिज्म, मतलब आप समझ सकते हो कौन क्रिटिसाइज कर रहा होगा। तो यहाँ पर क्रिटिसिज्म इस तरीके से हो रहा था कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर ये जो कम्युनिटी के बच्चे हैं इनको यहाँ पर अब्रॉड पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप जो है वो क्यों ग्रांट नहीं कर रही है। तो इसका तात्पर्य जो है वो ये दिया गया कि समझ लीजिए कि सऊदी अरेबिया के लोग अगर बच्चे जो है वो अगर यूएसए में जा रहे हैं इस्लाम पढ़ने के लिए, तो क्या वो मतलब बनेगा, वहां पर वो ज्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं। तो उसी तरीके से जो इंडिया के बच्चे हैं, जो इंडिया में बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट्स है, जो इंडिया के कोर सब्जेक्ट्स है, उनको अगर पढ़ने के लिए फॉरेन नेशंस में जा रहे हैं तो वो जाने की जरूरत नहीं है, उसमें स्कॉलरशिप जो है वो हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, है ना। जो इंडिया के सब्जेक्ट्स है उनको अगर आउट ऑफ कंट्री में जाकर पढ़ रहे हैं तो वहां पर स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है, जिससे कि इंडिया में एक ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है, जो होशियार बच्चे बाहर कंट्री में चले जाते हैं उनको यहाँ पर रोका जा सके। दूसरा यहाँ पर जो इंटरेक्शन स्पीयर में जो भी यहाँ पर पढ़ाएंगे उससे बेटर यहाँ पर उनको चीजें हैं, जो सिनारियो है, जो यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं वो यहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो इसका भी काफी जो एक अलग रूप से जो चीजें हैं वो यहाँ पर पेश की गई थी। कई सारे मीडिया आउटलेट जो है वहां पर इस स्कीम के बारे में अलग अलग चीजें दी गई कि क्यों एससी बच्चों को यहाँ पर रोका जा रहा है, क्यों पर्टिकुलर कम्युनिटी के बच्चों को बाहर जाने से मना किया जा रहा है, ऐसी चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही थी। तो थोड़ा बहुत आपको नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में पता रहना चाहिए कि ये जो स्कीम है ये बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप ये यहाँ पर फैसिलिटेट करती है लो इनकम स्टूडेंट जो है, जो बिलोंग कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट, नोमेडिक ट्राइब्स, सेमी नोमेडिक ट्राइब्स, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, ट्रेडिशनल आर्टिसंस कैटेगरी। हायर एजुकेशन जो है मास्टर डिग्री या पीएचडी जो है वो यहाँ पर अब्रॉड में जाकर पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस जो है वो यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर जो बेसिकली क्रिटिसिज्म हुआ है, जो इंटरनेशनल सिनारियो में जो भी यहाँ पर इंडिया को गलत तरीके से पेश किया जाता है फिर लिया जाता है,
उसके कारण क्या क्या है। तो उसमें हमें 3 ब्रॉड कारण देखने को मिलता है। पहला ये कि जो पेंचेंट है, मतलब विशेष रुचि है भारतीयों की, कुछ भारतीयों की यहाँ पर खुद की आलोचना करने की, है ना, वो यहाँ पर क्या होती है, इंटरनेशनल स्फीयर में उनको, जैसे मैंने आपको कहा, थाली परोस के मिल जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जो मीडिया रिपोर्टिंग है वो इस तरीके से हो रही है कि देखो इंडिया में रेप ही ज्यादा हो रहे हैं, तो बेसिकली क्या होता है, आउट ऑफ कंट्री में वही इमेज जो है वो चली जाती है। अब इसका जीता जाता एग्जाम्पल जो है, मैं जब थाईलैंड गया था, बैंकॉक गया था, उस समय पर वहां पर जब मैं होटल में बैठा हुआ था, उन्होंने पूछा कि भाई तुम कहाँ से हो, वहाँ के जो वेटर थे उन्होंने पूछा कहाँ से हो, मैंने बताया इंडिया से। ओ इंडिया, टू मच रेप देयर। तो मतलब क्या है कि वहां पर इस तरीके की इमेज जो है वो पोर्ट्रे किस तरीके से होती है ना, तो ये भी एक देखने वाली बात है। तो बेसिकली क्या है कि बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर मतलब जो क्राइम है काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया, लेकिन स्टिल जो इमेज है वो ऐसा दिखता है कि इंडिया में ही सारे क्राइम जो है, मर्डर बोलिए, ये सारी चीजें जो है, क्राइम जो है वो इंडिया में ही भरे पड़े हुए हैं। इससे जो इंटरनेशनल स्फीयर है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल अफेयर नहीं है, लेकिन ये इकोनॉमिक अफेयर भी है। क्योंकि उससे क्या होता है, इससे जो टूरिज्म है वो काफी कम हो जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो रोम है, रोम में अब देखिए चोरी चकारी हर जगह होती है, लेकिन रोम जो है उसके बारे में इस तरीके से फैला हुआ है कि रोम में अगर आप जाओगे तो वहां पर लोग आपका पासपोर्ट लेकर भाग जाते हैं। ठीक है, और होता भी है काफी जगहों पर, आपका पासपोर्ट जो है वो चोरी हो जाता है, कि वो ऐसा कहा जाता है पासपोर्ट आपको एकदम अच्छे तरीके से रखना है। लेकिन उससे क्या होता है, इससे लोग जो है वो घबरा जाते हैं कि यार रोम में जो है वो नहीं जाना है ना। तो ये चीज यहाँ पर हो जाती है। तो वो सिर्फ पॉलिटिकल सिनारियो में अफेक्ट नहीं करता, लेकिन इकोनॉमिक सिनारियो में भी अफेक्ट करता है। तो ये जो चीज है, मतलब जो फैक्ट्स हम बता रहे हैं उसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से न्यूट्रल रहकर बताया जाए, और रैदर देन कि हम फैक्ट्स यहाँ पर सिर्फ कन्वे करें, सोल्यूशन ओरिएंटेड अगर हम चीजों को रखते हैं तो और ज्यादा यहाँ पर बेहतर चीज जो है वो हो सकती है। दूसरा यहाँ पर है कि अनकॉल्ड फॉर शाइनेस, हमारा नेशनल आइडेंटिटी जो है वो पेश करने के लिए, जिससे क्या होता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डायस्पोरा है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लोग है, वो क्या करते हैं यहाँ पर कि जो नेशनल आइडेंटिटी है वो यहाँ पर बताने में हिचकिचाते हैं। तो ये चीज यहाँ पर निकल आ रहा है। तीसरा है कलेक्टिव फेलियर, ग्लोबल ओपिनियन मेकर जो है, जैसे क्या है कि कई ऐसे देश है जिनकी खुद का एक, समझ लीजिए, इंटरनेशनल ग्राउंड्स पर एक अपना चैनल है, जो इंटरनेशनल स्पीयर में जो इमेज है कंट्री की वो बेहतर करता है। तो क्या इंडिया जो है इस तरीके की चीज शुरू नहीं कर सकता है कि इंडिया का अपना एक जो चैनल है वो रहेगा, जो इंटरनेशनल स्पीयर में इंडिया की इमेज जो है उसको बेहतर करने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये भी चीज यहाँ पर किया जा सकता है। तो प्रॉपर पर्सपेक्टिव में रखना ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 3 चीजें हैं जिसकी वजह से इंडिया जो उसको मिसअंडरस्टूड किया जाता है ग्लोबल सिनारियो में, जबकि इंडिया जो है वो कुछ करने के जो उसका पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट होता है, लेकिन उसको लिया अलग तरीके से जाता है, जिस वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इंक्लूडिंग अभी जो हमें देखने को मिल रहा है, जो अभी रशिया के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर जो इंडिया का स्टैंड है, वो भी अगर आप देखोगे तो वेस्ट कंट्रीज के द्वारा इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान जो है, जब उसको बोला गया कि भाई तुम स्टैंड लो, तो पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान तो मतलब उसकी जो दुनिया है वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित है, और है भी क्यों ना, बच्चे की बाप के अराउंड ही सीमित रहती है। खैर, तो लेकिन ये जो चीज़ है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि किस तरीके से हमें यहाँ पर चीज़ों को पेश करना चाहिए इंटरनेशनल ग्राउंड्स पर, जिससे कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ना फैले और हमें डिप्लोमेटिक टाइल्स जो है काफ़ी इंक्रीज हो जाए। क्योंकि ये सिर्फ किसी पार्टी का नहीं होता है, जब हम इंटरनेशनल ग्राउंड्स पर आते हैं तो पूरा इंडिया आता है, सफ़र पूरा इंडिया करता है। इसीलिए यहाँ पर पॉलिटिकल जो सिनारियो है वो छोड़कर यहाँ पर जो सिविलियंस है उनका भी ध्यान रख के पूरे इंडिया का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं अनादर इन्वेजन के बारे में। तो अनादर इन्वेजन क्या है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो कंट्रीज है एशिया पैसिफिक रीजन की, वो अब यहाँ पर काफ़ी वरीड है कि रशिया ने जिस तरीके से यहाँ पर यूक्रेन पर इन्वेड करने की कोशिश की है, क्या चाइना जो है वो यहाँ पर इन्वेड कर सकता है? चाइना यूक्रेन को क्यों इन्वेड करेगा ना, चाइना ताइवान को तो इन्वेड नहीं कर सकता है। ये यहाँ पर चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। अभी देखिए यहाँ पर रशिया जो है उसके द्वारा यूक्रेन पर हमला किया गया, यूक्रेन को इन्वेड करने की यहाँ पर कोशिश की गई, और कोशिश इस तरीके से हो रही है कि अब यूक्रेन जो है पूरी तरीके से घिर चुका है। यूक्रेन मांग लगा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज से कि भाई हेल्प करो, नाटो से मांग रहा है कि भाई हमको शामिल कर लो, जो नो फ्लाई जोन है वो आप कर लो, जो वेपन्स है, जो पैसा है वो दे दो, जो रशिया है उनकी मिलिट्री से लड़ने के लिए थोड़ी हमारी मदद कर दो। लेकिन यहाँ पर पैसे और वेपन्स के अलावा जो ठोक मदद है वो यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा नहीं दी जा रही है।
जबकि यूक्रेन के लिए जब उसने जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स है वो छोड़े थे, उस समय पर सभी के द्वारा बोला जाता है कि भाई तुम टेंशन मत लो, हम है ना, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि जब एक्चुअल में प्रॉब्लम आई तब उसको भगा दिया गया कि भाई भागो भागो, प्रॉब्लम है ना। अब देखिए सवाल ये आ रहा है कि जो चाइना है वो यहाँ पर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अगर आप देखोगे तो वो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो यहाँ पर क्या कर रही है, यूक्रेन का समर्थन कर रही है, बोलने में तो यूक्रेन का समर्थन कर रही है, बोल बच्चा। अब इंडिया अगर आप देखोगे तो इंडिया ने एक अपना न्यूट्रल स्टांस रखा है, उसके बट ऑब्वियस रीजन है क्योंकि यूक्रेन ने हमारा कभी भी समर्थन नहीं किया है। रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड रहा है कि जब भी हम उसके पास गए उसने हमारा जो पक्ष है वो लिया और वीटो कर दिया है इंडिया के अगेंस्ट में जो भी चीजें गई है। तो ऐसे सिनारियों में इंडिया जो है उसने हमेशा न्यूट्रल स्टांस रखा है रशिया के, मतलब न्यूट्रल स्टांस मतलब वेस्ट ने भी माना है कि भाई ये रशिया के फेवर में है। अब यहाँ पर चाइना की अगर हम बात करते हैं तो चाइना जो है वो भी यहाँ पर कंप्लीट समर्थन कर रहा है रशिया का, मतलब बढ़ चढ़कर, ये तो पूरा एक्सट्रीम समर्थन कर रहा है रशिया का। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक न्यूज आर्टिकल देखने को मिल रही है कि यहाँ पर फेसिंग द क्रिटिसिज्म फॉर सपोर्टिंग मॉस्को इन्वेजन, बीजिंग जो उसने बाहर बोला है कि चाइना रशिया रिलेशन जो है वो रॉक सॉलिड है, वो यहाँ पर कुछ भी टस से मस नहीं हो सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है कि ऐसा क्यों। यहाँ पर आप देखोगे वोटिंग के सिनारियों में, तो वोटिंग में भी हमें देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर इंडिया जो है उसने तो एब्सटेंड किया, लेकिन चाइना जो है उसने भी यहाँ पर क्या कर दिया, एब्सटेंड कर दिया था वोटिंग से कि नहीं भाई हमको यहाँ पर वोटिंग जो है वो नहीं करनी है। तो यहाँ पर यही होता है कि भाई क्यों, वाई वाई सच थिंग इज हैपनिंग, क्यों यहाँ पर चाइना जो है वो यहाँ पर रशिया को इतना बढ़ चढ़कर समर्थन कर रहा है, रशिया को इतना खुलकर बोल रहा है कि नहीं हम तुम्हारे साथ है, क्यों ऐसा हो रहा है। उसका जो रीजन है, सबसे पहला रीजन जो हमें देखने को मिलता है वो है एक्सपांशन ऑफ नाटो। देखिए जो नाटो कंट्रीज है यहाँ पर जो आपको कलर इसमें दिखाई दे रही है वो सभी नाटो कंट्रीज जो है वो हमें देखने को मिलती है, नॉर्वे, यूके, है ना, जर्मनी, देन उसके बाद फ्रांस, ये सब जो है नाटो कंट्रीज है। अभी क्या था पहले अगर हम देखते हैं तो नाटो कंट्रीज जो है वो यहीं तक सीमित थी, इस तरीके से यहीं तक सीमित हमें देखने को मिल रही थी इस तरफ, है ना। तो मतलब रशिया से काफी दूर था क्योंकि 1991 में क्या होता है, 1991 के पहले यहाँ पर कोल्ड वॉर चल रहा था, यूएसए वर्सेस रशिया जो है वो हमें, मतलब यूएसएसआर जो है वो हमें देखने को मिल रहा था। देन 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, रशिया जो है वो अलग हो जाता है, बाकी कंट्रीज भी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और यूएसए जो है वो सुपर पावर बन जाता है। अब रशिया ये चाहता है कि भाई यहाँ पर इन्वेजन एक्सपांशन जो है वो ना हो, हमारे ऊपर कोई खतरा ना हो, हमारे ऊपर कोई खतरा ना हो। ये कहाँ से दिखाई देता है कि हमारे आसपास जो हमारे दुश्मन देश है उनकी सेना जो है वो तैनात ना हो, बराबर है। इंडिया भी चाहता है ना, इससे डोकलाम इशू जब हुआ था नेपाल के ऊपर जब, या भूटान के ऊपर, जब भी जो चाइनीज सोल्जर्स है वो जब आ जाते हैं उस समय पर इंडिया जो एक स्टैंड ऑफ क्रिएट कर देता है, यही उसका रीजन है। श्रीलंका में भी अगर आप देखो तो वहां पर भी पोर्ट पर जब चाइना जो है वो आ गया था, इंडिया ने इंटरफेयर किया था कि भाई यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी को खतरा है ना। इंडियन ओशन में भी अगर कहीं आते हैं तो हमारे सिक्योरिटी को खतरा है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि जब भी कोई हमारे दुश्मन देश की जो सोल्जर्स है वो अगर हमारे देश के आसपास आने की कोशिश करते हैं तो फिर वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर जो नाटो है वो तो एक्सपांड ही करता गया, नाटो ने अलग अलग कंट्रीज को ले लिया, पोलैंड बोलिए, लिथुआनिया बोलिए, लाटविया बोलिए। अब देखिए यहाँ पर जो रशिया की जो बॉर्डर है उसको यहाँ पर टच होने लगे अब कौन, तो नाटो के कंट्रीज। नाटो की कंट्रीज मतलब क्या, अब यूएसए अपने सोल्जर्स है यहाँ पर भी तैनात रख सकता है, मतलब एकदम लग के यहाँ पर रशिया की जो बॉर्डर है उसको टच हो गए हैं। अब हुआ क्या है, यहाँ पर बेलारूस जो है वो तो कम्प्लीटली रशिया के सपोर्ट में है, यूक्रेन जो है उसकी बात चल रही थी कि भाई हम यहाँ पर अब नाटो जो ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब रशिया जो है यहाँ से भी घिर जाएगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पर पूरी जो बॉर्डर है रशिया की वेस्ट साइड की वो यहाँ पर नाटो से घिर जाएगी, तो बट ऑब्वियसली रशिया जो है बौखलाई गई और इसलिए यहाँ पर क्या यूक्रेन जो है उस पर यहाँ पर हमला कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है नाटो की, ये यहाँ पर रशिया के लिए तो अच्छी है ही नहीं, लेकिन जो चाइना है उसके लिए भी अच्छी नहीं है। चाइना भी नहीं चाहता है कि यहाँ पर जो एशिया है उसमें जो यूएस, क्योंकि चाइना और यूएसए जो उसका भी यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है, उसका भी यहाँ पर प्रॉब्लम मचा हुआ है ना। इससे बिल्कुल नहीं चाहता यहाँ पर रशिया चाइना की जो यूएसए है वो उसके बीच में आए और इंटरफेरेंस करे। इसकी वजह से क्या है कि चाइना जो है उसको बेसिकली क्या चाहिए, उसको यहाँ पर चाहिए कि पूरा जो कंट्रोल है वो उसका रहे, जो एशियन रीजन है वहां पर उसका कंट्रोल रहे। और इसी सिनारियो में अगर वहां पर नाटो की जो कंट्रीज है वो अगर आने की कोशिश भी करती है तो वो यहाँ पर चाइना जो है उसको पटेगा नहीं, है ना। ये चीज देखने को मिलती है। अब दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, दोनों में जो प्रॉब्लम, दोनों में जो ये चलते रहते हैं, उसका यही है कि भाई यहाँ पर यूएसए दूर रहे, हमारे आसपास ना आए, हम यहाँ पर एशिया पैसिफिक जो उसमें राज करने वाले हैं। तो ये चीज यहाँ पर सबसे प्रोमिनेंट रीजन देखने को मिलता है कि भाई रशिया क्या कर रहा है, रशिया नाटो को खदेड़ने की कोशिश कर रहा है, रशिया चाह रहा है नाटो जो है दूर हो जाए,
जो एशिया है वहां से दूर हो जाए, और एशिया में दबदबा चाहते हैं हम, चाइना, तो इसलिए क्या है, हम यहाँ पर रशिया का समर्थन करते हैं कि हाँ भाई रशिया जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। अब यहाँ पर दूसरा जो कारण आता है वो है मैटर ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। अब मैटर ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटरी का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखो तो यूक्रेन है, यूक्रेन का मैप अच्छी तरीके से अगर आप देखो तो उसमें जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड ये यहाँ पर क्या है, प्रो रशियन है। मतलब यहाँ पर बेसिकली ये रीजन अगर आप देखोगे तो यहाँ में डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो उसमें देखने को मिलती है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी विद रशिया। रशिया चाहता है ये वाला जो रीजन है, ये डोनबास जो रीजन है वो हमारे अंदर शामिल हो जाए, वहां पर हमें प्रो रशियन लोग जो है वो भी देखने को मिलते हैं। अब ये जो डोनबास रीजन है ये यहाँ पर डिस्प्यूटेड होने के लिए यहाँ पर रशिया जो है, और यहाँ पर जो है वो खतरा यहाँ पर मंडराता रहता है यूक्रेन पर, और इसी वजह से रशिया जो है वो यहाँ पर हमला करने की कोशिश करता है यूक्रेन पर, ताकि क्या है कि प्रो रशियन लोग, मतलब ये जो बेसिकली ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये रशिया जो है उसमें इंक्लूड हो जाए, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो भी यही चाहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे चाइना जो है उसकी भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो है कई कंट्रीज के साथ है इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन यहाँ पर हम जो इन्वेजन की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ताइवान की। ताइवान जो है वो भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो है वो देखने को मिलती है, या फिर चाइना जो है वो क्लेम करता है कि ताइवान जो है वो यहाँ पर हमारी टेरिटरी है। अब ताइवान की अगर हम बात करते हैं, ताइवान जो है उसमें यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है मैंड्रिन, एंड जो एरिया 36,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास हमें देखने को मिलता है। अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि चाइना जो है वो अब रशिया का समर्थन करके, कि रशिया जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, वो समर्थन करके जताना क्या चाहता है, वो ये जताना चाहता है कि भाई अगर डिस्प्यूटेड टेरिटरी का यहाँ पर है, एक्वायर इन्वेजन जो है वो जरूर किया जाना चाहिए, उसमें कोई भी गलत नहीं है। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर वो अब ताइवान पर एक्वायर कर लेता है तो वो यहाँ पर अपने एक्ट को जस्टिफाई करेगा। अगर अभी वो रशिया का समर्थन नहीं करता है तो दुनिया जो है उसको यही बोलेगी कि भाई तुम रशिया के मामले में तुम ये बोल रहे थे कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो उस पर कोई भी आक्रमण नहीं होना चाहिए, वो अपनी सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी का मामला है, लेकिन जब तुम्हारी बारी आ रही है तो तुम तो यहाँ पर दूसरी की इंटीग्रिटी, दूसरी की सोवरेनिटी पर हमला कर रहे हो, वो टेरिटरी एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तो तुम गलत कर रहे हो। तो यहाँ पर यही चीज देखने को मिलती है कि भाई यहाँ पर चाइना जो है वो यहाँ पर रशिया को समर्थन इसलिए कर रहा है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी पर आक्रमण किया जाना चाहिए, और रशिया जो बिल्कुल सही कर रहा है इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर ताइवान जो है वो अगर हम देखते हैं तो एशिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू यूक्रेन। यूक्रेन जितना ईयू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो ईयू इतना कोई भाव नहीं दे रहा है। यूरोपियन यूनियन, भाई यूक्रेन चिल्ला रहा है कि भाई हमको यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लो, भाई हमको नाटो में शामिल कर लो, भाई हमारी मदद करो, वो बस ऊपरी ऊपरी हाँ 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 कर रहे हैं, वो भी रशिया के खतरे से कि भाई रशिया अगर यूक्रेन में आ जाएगा तो उसकी बॉर्डर जो है हमारी यूरोपियन कंट्रीज में आ जाएगी और वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपना सकता है। लेकिन वहाँ बाकी कोई इतना मतलब नहीं है उनको यूक्रेन से। लेकिन ताइवान अगर आप देखोगे, ताइवान जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है एशिया के लिए अगर हम बात करते हैं, रैदर ग्लोब के लिए भी अगर हम बात करते हैं, ठीक है। अब वो कैसे, तो यहाँ पर अगर आप देखो जो ताइवान है वो यहाँ पर हार्ट पर है वेस्टर्न पैसिफिक एंड यहाँ पर सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन वर्ल्ड डायनेमिक इकोनॉमिक एरिना के, जो इकोनॉमिक एरिना हमें देखने को मिलता है। मेन सोर्स है सिलिकॉन चिप्स का पूरी दुनिया के लिए, मतलब ट्रेड जो है ताइवान के साथ ये भी काफी प्रोमिनेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अगर हम पूरी दुनिया की बात करते हैं, है ना। और अगर यहाँ पर चाइना कॉन्क्वेयर कर लेता है, एक्वायर कर लेता है ताइवान को, तो ये पूरा जियोपॉलिटिक्स जो एशिया का वो यहाँ पर ड्रामेटिकली चेंज कर सकता है। तो मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर हो सकते हैं, यहाँ पर जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है पूरी दुनिया पर हो सकते हैं, यहाँ पर जो वर्चस्व है वो पूरी दुनिया का खत्म हो सकता है, चाइना का सुपर पावर यहाँ पर इमर्ज हो सकता है अगर यहाँ पर चाइना एक्वायर कर लेता है। तो इसीलिए ये जो मैटर है फार मोर सुपेरियर है एज कम्पेयर टू बाकी देश। अब देखिए यहाँ पर यूएसए जो है उसने यहाँ पर हमेशा बोला है यूक्रेन को कि भाई हम तुम्हारा समर्थन करेंगे, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, है ना, आई विल ऑलवेज हेल्प यू माय बॉय। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यूक्रेन जो है जब उसने अपना ये छोड़ दिया था, न्यूक्लियर कैपेबल जो देश था वो उसने छोड़ दिया था, अपने न्यूक्लियर वेपन्स का त्याग कर दिया था, जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वो साइन कर ली थी, तब उस समय पर यूएसए बोलिए रशिया खुद बोला था कि भाई हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, हम तुमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर मदद हो रही है क्या, जब यहाँ पर रशिया जो है वो हमला कर रहा है, यूक्रेन हेल्प 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 कर रहा है, और यहाँ पर यूएसए क्या कर रहा है, सैंक्शन 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 सैंक्शन, है ना, इतने जो नुकसान हो रहा है यूक्रेन का उसका क्या। तो ये समस्या हमें देखने को मिलती है। बेसिकली क्यों हो रहा है, क्योंकि रशिया ने धमकी दे दी है यूएसए बोलिए या यूरोपियन देशों को कि अगर कोई भी यहाँ पर इंटरफेयर करेगा तो हम न्यूक्लियर वेपन जो उससे हमला कर लेंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर वेपन, इतना इंपॉर्टेंट है सामने वाले को दबाने के लिए कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े देश जो है वो भी यहाँ पर दब जाते हैं अगर यहाँ पर धमकी दी जाए। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एशियन मिलिट्री प्लानर्स,
उनको ये पता है कि यूक्रेन जो है उसने 1994 में अग्री कर दिया था कि न्यूक्लियर वेपन का वो त्याग कर देगा, है ना। और इन रिटर्न यहाँ पर उसको गारंटी मिलेगी कि भाई बाकी जो देश है, यूरोपियन देश बोलिए या फिर यहाँ पर जो बाकी देश है, रशिया बोलिए, वो भी यहाँ पर उसका समर्थन करेगा। अब यहाँ पर ताइवान, साउथ कोरिया की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि दोनों देशों के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स है तो इतना बड़ा हमला नहीं होता है। आजकल वॉर भी जो है काफी रेयरली होता है अगर दोनों न्यूक्लियर वेपन कैपेबल देश है। अब ताइवान की अगर हम बात करते हैं, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, जो यहाँ पर इस पूरे रीजन को प्रोटेक्ट करने की जो एक कोशिश करते हैं, तो उनके टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज जो है फार सुपेरियर है, काफी बड़ी है। और फॉर नाउ उनका जो फोकस है वो है कि मिलिट्री अलायंस जो उसको यहाँ पर स्ट्रेंथन किया जाए, नेशनल डिफेंस कैपेबिलिटीज को यहाँ पर बूस्ट अप किया जाए, एडवांस मिसाइल जो है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो है उनको यहाँ पर शामिल किया जाए। ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो चाइना यहाँ पर इतना भी आसान नहीं होगा अटैक करने के लिए, क्योंकि ताइवान देखने में छोटा है। ताइवान का अगर आप देखोगे तो रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, दोनों में यहाँ पर चाइना आता है। तो चाइना बेसिकली चाहता है कि ताइवान उसकी पूर्वजों वाली टेरिटरी है और वो मैं एक्वायर करूंगा। ये यहाँ पर हमें चाइना का क्लेम देखने को मिलता है बेसिकली अगर हम ताइवान पर देखते हैं। तो यहाँ पर ताइवान जो है उसको हमला करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ताइवान पर चाइना का हमला होता है तो हो सकता है कि यहाँ पर वर्ल्ड वॉर जो है वो एक्चुअल में क्रिएट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो एशियन कंट्रीज है वो भी इन्वॉल्व होंगे, जो यूएसए है वो भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि चाइना का वर्चस्व यहाँ पर ताइवान पर कब्जा करना मतलब चाइना का वर्चस्व हो जाना यहाँ पर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल दोनों सिनारियों में। और वो यहाँ पर बिल्कुल भी यूरोपियन कंट्रीज बोलिए या फिर एशियन कंट्रीज जो है वो नहीं चाह सकती है, नहीं होने दे सकती है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर हमें क्रिएट होती हुई देखने को मिलती है। तो हमें उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। अभी देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वुमेन इन पॉलिटिक्स, जो महिलाएं हैं उनका पॉलिटिक्स में शामिल होना, ऑलरेडी ग्रेटर वोट टर्नओवर हमें देखने को मिला है पास्ट डेकेड में। महिलाओं का जो वोटिंग है जो महिलाओं के द्वारा की जाती है उसका परसेंटेज काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू मेल। लोकल बॉडीज में जो महिलाएं चुनकर आती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसमें जो डिसीजन मेकिंग जो पोजीशंस होती है उसमें भी हमको महिलाओं को आगे करने की बारी है। ये लेजिस्लेटिव बॉडीज में अगर हम देखते हैं तो महिलाओं का जो समावेश है काफी कम है। जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, आप देखिए ना, एक पार्टी छोड़कर बाकी पार्टीज जो है, काफी कम ऐसी पार्टीज है जहाँ पर महिलाओं का डिसीजन मेकिंग जो है काफी स्ट्रांग है ना। तो ये यहाँ पर उसको इंक्रीज करने की एट प्रेजेंट बहुत ज्यादा जरूरत है। अब डेटा अगर हम देखते हैं तो ग्लोबल लेवल पर बहुत सारी चीजें लिखी गई है कि महिलाएं जो है उन्होंने क्या जबरदस्त काम किया है ना। भली वो न्यूजीलैंड के बारे में हो, ताइवान के बारे में हो, फिनलैंड के बारे में हो, केरला के बारे में हो, कि पेंडेमिक को इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो टैकल किया है। अभी देखिए यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन में इंडिया जो है वो काफी गिरावट उसकी हमें देखने को मिली है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ग्लोबल रैंकिंग में। इसमें 117 से 2014 में इलेक्शन टू 147 जनवरी 2020 तक इंडिया जो है करंटली यहाँ पर पाकिस्तान के भी पीछे है, बांग्लादेश के भी पीछे, नेपाल के भी पीछे है, श्रीलंका के यहाँ पर अहेड हमें देखने को मिलता है। मतलब नेबरिंग कंट्रीज में सिर्फ श्रीलंका जो है वो यहाँ पर हमारे पीछे है, बाकी जो है बाकी हमारे से आगे ही जो है वो देश हमें देखने को मिलते हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो वुमेन जो है करंटली 14.6% यहाँ पर एमपीज जो है वो यहाँ पर बनाते हैं लोकसभा में, 78 एमपीज, और ये काफ़ी ज़्यादा है ना। बीजेपी जो है वुमेन कैंडिडेट 73% जो उनकी जीत हुई है मेल काउंटर पार्ट के मुकाबले। मतलब उन्होंने जो मेल काउंटर पार्ट है उनको भी काफ़ी बुरी तरीके से हराया है। 1962 में मेल वोटर टर्नआउट जो है इंडिया में 16% हायर रहा है दैन फॉर वुमेन। 6 डिकेड में लोकसभा इलेक्शन वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है मेन से भी ज़्यादा हो गया है। मतलब जितना पुरुषों ने वोट किया है उससे ज़्यादा यहाँ पर महिलाएं जो है वो वोट कर रही है। इससे पता चलता है महिलाएं जो है अब उनका आकर्षण यहाँ पर बढ़ रहा है पॉलिटिकल सिस्टम में अपना जो पार्टिसिपेशन है वो देने के लिए, कि नहीं भाई हम वोट करेंगे, हमें हमारा कैंडिडेट जो है वो चाहिए, है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। इसी का जो एक यही सर्वे का एक फायदा जो है वो यहाँ पर केजरीवाल के द्वारा लिया जाता है। हमेशा टारगेट देखिए, टारगेट जो है वो पुरुषों को नहीं लेकिन महिलाओं को करते हैं वोटिंग के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि फर्स्ट टाइम ये जो चीज़ है वो हमें देखने को मिली है। मतलब जब वोटिंग में पार्टिसिपेशन महिलाओं का बढ़ रहा है तो अब लेजिस्लेटिव बॉडीज में क्यों नहीं। तो इसके सिलसिले में यहाँ पर वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो है वो यहाँ पर पास किया जाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा यहाँ पर ऑथर के द्वारा बोला जा रहा है। अभी बिल के बारे में भी आपको जानकारी रहनी चाहिए। बिल का जो ओरिजिन है वो हमें काफ़ी पहले देखने को मिलता है 1993 में। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने यहाँ पर 1/3 जो है विलेज काउंसिल जो लीडर्स है या फिर सरपंच है पोजीशन जो है ग्राम पंचायत वो रिजर्व करनी चाहिए महिलाओं के लिए। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है लॉन्च किया गया है लॉन्ग टर्म प्लान, जिससे कि रिजर्वेशन जो है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो भी एक्सटेंड किया जा सके। बिल के बारे में अगर हम देखते हैं, बिल 33% सीट जो है लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज में महिलाओं के लिए देता है।
रिजर्व सीट जो है वो रोटेशन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये प्रोवाइड करते हैं। रिजर्वेशन जो है महिलाओं के लिए वो एग्जिस्ट 15 ईयर्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ अमेंडमेंट एक्ट, तो 15 साल तक वैलिड रहेगा, जिससे कि महिलाओं का सशक्तिकरण जो एम्पावरमेंट जो है वो यहाँ पर हो सके। अब इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है कि भाई ऐसा होगा तो अगर महिला ही खड़ी होगी सिर्फ, तो यहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए वोटिंग के लिए ऑप्शन नहीं रहेगा। हो सकता है उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव महिलाएं नहीं चाहिए, हमारी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अपना रिप्रेजेंटेटिव थोप नहीं सकते हैं। तो ये चीज़, ये कुछ कंट्रोवर्सी जो है यहाँ पर निकल कर आती है बिल से सिनारियो में। लेकिन देखिए इतना पुराना बिल है और वो पास नहीं हो रहा है, तो ये पास होना चाहिए ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो जैसा मैंने आपको बोला कि अनइक्वल स्टेटस जो है महिलाओं का, ये यहाँ पर दे सकता है कि मेरिट के बेसिस पर कॉम्पीट नहीं कर रही है, लेकिन एक रिजर्व सीट के बेसिस पर कर रही है। चॉइस जो है वोटर का वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है ना। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है, उसके क्या परिणाम होते हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं अर्ली रिपोर्ट्स की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइजेस है वो ऑलमोस्ट 140 पर बैरल मार्क जो है वो टच कर रहे हैं। तो 140 पर बैरल मार्क, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब क्रूड ऑयल प्राइजेस हाई होते हैं तब हमारे देश में जो पेट्रोल है, जो डीजल है, उसके भी प्राइजेस हाई होते हैं। तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये जो प्राइजेस है तो ऑलरेडी हाई हो चुके हैं, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो तो ऑलरेडी हाई हो चुके हैं, तो फिर हमारे यहाँ पर अभी पेट्रोल और डीजल के दाम उतनी तेजी से तो इंक्रीज नहीं हुए हैं। तो भाई इलेक्शन भी तो है ना, अगर इलेक्शन में जो प्राइजेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर वोटिंग कैसे होगी। इसीलिए यहाँ पर क्या है, इलेक्शन खत्म होकर जो रिजल्ट है उसका वेट किया जाएगा, देन उसके बाद जो सडनली जो प्राइजेस है उसको हो सकता है कि इंक्रीज कर दिए जाए। चलिए, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई प्राइजेस जो है बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। अब मोस्ट इमीडिएट ट्रिगर अगर हम देखते हैं तो वो क्या है कि किस वजह से इतने प्राइसेस हमें हाई देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसने यहाँ पर रशियन ऑयल के परचेस का बैन कर दिया है। मतलब अब जो रशियन ऑयल है उसको कोई भी खरीदेगा नहीं। अब रशियन ऑयल को अगर नहीं खरीदा जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि सप्लाई जो है वो हो रहा है कम एंड डिमांड जो है वो हो रही है हाई। सप्लाई अगर कम होता है, डिमांड अगर हाई होती है, याद कीजिए इकोनॉमी के जो लेक्चर्स है जो मैंने लिए हैं अकेडमी ऐप पर, उसमें डिमांड एंड सप्लाई पर कितनी चीज़ें अवलंबन होती है, इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ता है कम होता है, उसको हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जब रशियन जो ऑयल है उस पर बैन लगा दिया गया है, मतलब सडनली जो रशिया का ऑयल आता था वो कम हो गया है, मतलब सप्लाई कम हो गया है। सप्लाई कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर हमें प्राइजेस इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। रशिया जो है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर होने के नाते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑयल जो है रशिया का वो बाहर जाता होगा। लेकिन यहाँ पर सैंक्शंस लगाने की वजह से क्या हो रहा है कि अब कोई भी ऑयल जो है वो परचेस नहीं कर पा रहा है। कोई भी ऑयल परचेस नहीं करेगा तो जैसे मैंने आपको कहा कि सप्लाई डिसरप्शन होगा, सप्लाई यहाँ पर कम हो जाएगा, डिमांड हाई होगी एंड प्राइजेस जो है वो हाई हो जाएंगे। इंडिया जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं है। जो हमें रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से रशिया पर बैन लगाया गया है, तो वहाँ पर इंडिया डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन फिर भी इंडिया जो है वो इस वॉर की वजह से बैडली अफेक्ट होने जा रहा है। बैडली अफेक्ट क्यों होने जा रहा है? क्योंकि ऑयल प्राइजेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ऑयल प्राइजेस बढ़ने की वजह से इंडिया में इतना क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया यूक्रेन में, उसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस राइज हो रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर जो वेरियस डिपार्टमेंट्स है, वेरियस चीज़ें हैं, वेरियस कमोडिटीज़ हैं, उनके भी प्राइसेस कितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो गोल्ड जो है वो किस तरीके से बढ़ा है, कॉपर किस तरीके से बढ़ा है। क्यों? क्योंकि ऑयल जो है उस पर निर्भर होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, अपने आप जो चीज़ें हैं उनकी भी प्राइसेस बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो वेरियस जो प्राइसेस है उसमें हमें यहाँ पर बढ़ोतरी जो है देखने को मिली है, क्योंकि सप्लाई डिसरप्शन यहाँ पर हो जाता है। अभी देखिए हायर इन्फ्लेशन जो है उसकी वजह से जो इंडियंस है, अभी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, उसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। महंगाई क्यों बढ़ रही है? यहाँ पर हमने देखा कि जो भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसकी वजह से जो सप्लाई डिसरप्शन हो रहा है उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। महंगाई अगर बढ़ती है तो क्या होगा? समझ लीजिए कि अगर मुझे एक कोई चीज़ जो है वो पसंद आई है और वो मैं ख़रीदना चाहता हूँ। अब वो चीज़ 20 रुपए की मिल रही है, लेकिन समझ लीजिए कि उसके बाद
ये जो प्राइस है यहाँ पर अगर 40 रुपए की हो जाती है तो वो मैं चीज़ खरीदूंगा क्या? नहीं खरीदूंगा। मतलब क्या होता है, जब महंगाई बढ़ती है तो मैं वो चीज़ें जो है वो नहीं खरीदता हूँ। मतलब परचेसिंग पावर जो है वो यहाँ पर कम हो जाती है, क्योंकि पहले मैं 20 रुपए की चीज़ अफोर्ड कर पा रहा था, अब 40 रुपए की चीज़ में अफोर्ड जो है वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन ये प्रॉब्लमेटिक है और यहाँ से परचेसिंग पावर जो है वो हो जाती है ख़त्म या फिर कम हो जाती है। अब परचेसिंग पावर कम होने की वजह से जो डिमांड है वो यहाँ पर कम हो जाती है। डिमांड अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा, जो यहाँ पर समझ लीजिए अगर कोई चीज़ है जैसे कोलगेट है, अगर वो बन रहा है तो वो यहाँ पर जो कंपनी है उसको नुकसान होने लगेगा। कंपनी को नुकसान होगा तो वो क्या करेंगे, लोगों को कंपनी से निकालते जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो लोगों को निकालते जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों के हाथों में कम पैसा आएगा, लोगों के हाथों में कम पैसा आएगा तो लोग कम खर्च करेंगे। अब अगेन यहाँ पर कम खर्च करेंगे तो यहाँ पर कंपनीज को कम फायदा होगा, लोगों को निकालेंगे, परचेसिंग पावर कम होगी, अगेन लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो कम खर्च। तो एक विशियस साइकिल जो है यहाँ पर तैयार हो जाती है इस वजह से। अभी देखिए यहाँ पर प्राइवेट कंज्यूमर जो है, जो प्राइवेट कंज्यूमर्स होते हैं डिमांड करते हैं बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो प्राइवेट कंज्यूमर से 55% ऑफ इंडिया के टोटल जीडीपी जो है उसको यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं। कि भाई जो हमारी जीडीपी कैसे होती है कि यहाँ पर कंजम्पशन जो है प्राइवेट कंजम्पशन होता है, देन उसके बाद यहाँ पर प्लस जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो हमें देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट जो है ये हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए कंजम्पशन नहीं होगा तो भाई यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखो तो जो प्राइजेस है वो इंक्रीज होने की वजह से कंजम्पशन नहीं हो पाता है, लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है और ये यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो खड़ा होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जो बिजनेस है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कब करते हैं, जब उनको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट दिखता है तो इन्वेस्टमेंट आता है। लेकिन अगर प्रॉफिट ही नहीं आएगा क्योंकि लोग कुछ कंज्यूम ही नहीं करे, खरीद ही नहीं रहे हैं, तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आएगा क्या? इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर नहीं आएगा, है ना। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो क्या होगा, लोगों को निकाल दिया जाएगा, लोगों को निकाला जाएगा जॉब से तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों की परचेसिंग पावर कम होगी, परचेसिंग पावर कम होगी तो अपने आप यहाँ पर चीज़ें जो है और कम बिकी जाएगी, एक विशियस साइकिल यहाँ पर तैयार हो जाता है। अब एक जो यहाँ पर बड़ा डर सताता है वो है कि यहाँ पर ऑयल प्राइसेस जो है वो सडन यहाँ पर इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है, जो इकोनॉमी है वो स्टैगफ्लेशन में जा सकती है। स्टैगफ्लेशन, अब सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है भाई साहब कि स्टैगफ्लेशन मतलब क्या है, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन अगर हम देखते हैं तो ये एक ऐसी टर्म है जहाँ पर दो चीज़ों से बना हुआ है, स्टैग्नेंट एंड इन्फ्लेशन। क्या है? स्टैग्नेंट एंड इन्फ्लेशन। मतलब जो ग्रोथ है हमारी वो होती है स्टैग्नेंट, एंड इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं उसकी वजह से लोग जो है वो खरीद नहीं पा रहे, कंजम्पशन यहाँ पर कम हो रहा है, जो कंपनीज है उनको प्रॉफिट यहाँ पर कम हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट कम तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कम तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो परचेसिंग पावर कम होती जा रही है, परचेसिंग पावर कम तो यहाँ पर कंजम्पशन कम होता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, साइकिल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। लेकिन अब समस्या ये आ रही है यहाँ पर कि जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ता जा रहा है। नहीं तो नॉर्मली क्या होती है, कंजम्पशन नहीं हो रहा है, मतलब डिमांड जो है वो कम चल रही है, डिमांड कम चल रही है तो प्राइजेस भी कम चलते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि इन्फ्लेशन जो है वो भी यहाँ पर हाई चल रहा है, इन्फ्लेशन हाई रहने की वजह से ये विशेष साइकिल तैयार हो रही है। ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। पेंडेमिक के दौरान जब लॉकडाउन था उस समय पर भी ये चीज़ हमें देखने को मिली थी, लेकिन क्या था, कंजम्पशन कम चल रहा था, लेकिन क्यों, लॉकडाउन था, लोग खरीद ही नहीं पा रहे थे, है ना, या अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी उसकी वजह से लोगों के पास परचेसिंग पावर नहीं थी। लेकिन यहाँ इन्फ्लेशन होने की वजह से, महंगाई दर बढ़ने की वजह से लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से विशेष साइकिल जो है वो क्रिएट हो रही है। तो ये काफ़ी रेयर फिनोमिना हमें देखने को मिलता है। नहीं तो नॉर्मली इन्फ्लेशन कब होता है, महंगाई कब होती है, जब डिमांड बढ़ रही है। डिमांड कब बढ़ती है, जब लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है। लोगों के पास ज़्यादा कब पैसा आता है, जब एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई हो, तब लोगों के पास पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और ग्रोथ भी नहीं हो रही है, क्योंकि लोगों के पास परचेसिंग पावर बढ़ रही है, मतलब ग्रोथ हो रही है एक्चुअल में, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ भी नहीं हो रही है। तो ये प्रॉब्लम होता है। तो बेसिकली स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ग्रोथ भी नहीं हो रही है और इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमें यहाँ पर देखने को मिलती है।
इसके निवारण के तौर पर एक ही चीज़ आती है कि भाई यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है उसको कम करने के लिए सप्लाई बढ़ा दो, है ना। यहाँ पर क्या है, क्रूड ऑयल प्राइसेस जो उसकी वैल्यू प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, क्यों, सप्लाई कम हो गया, सप्लाई बढ़ा देंगे तो अपने आप इन्फ्लेशन यहाँ पर कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम होगा तो अपने आप चीज़ें जो है वो सॉर्ट हो जाएगी। तो जब भी यहाँ पर स्टैगफ्लेशन होता है, एक उसका सोल्यूशन होता है कि सप्लाई जो है, जिस चीज़ की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस चीज़ का सप्लाई यहाँ पर इंक्रीज कर दो। स्टिल यहाँ पर जो समझ लीजिए जो ऑयल प्राइजेस है, अब यहाँ पर इंडिया जो है क्या उसको स्टैगफ्लेशन में डाल सकता है अभी जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए जो इंडिया है ऑलरेडी यहाँ पर स्टैगफ्लेशन में है या नहीं, इस पर काफ़ी लोग डिबेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑयल प्राइजेस अगर बढ़ते गए, अगर यहाँ पर ऑयल की दरें जो है वो बढ़ती गई तो हो सकता है यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है बहुत हाई हो जाए, हमारी डिमांड यहाँ पर कम हो जाए और स्टैगफ्लेशन जो है वो क्रिएट हो जाए। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंटली देखी जा सकती है। इंडिया जो है मोस्ट एक्यूट, क्योंकि एक तरफ इन्फ्लेशन तो कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है ना, इन्फ्लेशन वो तो हमें हाई होता हुआ देख रहा है, देखने को मिल रहा है, और आगे भी मिलेगा क्योंकि अभी वॉर जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। अब दूसरी तरफ यहाँ पर इन्फ्लेशन हाई है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत हाई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होने की वजह से क्या है, कंजम्पशन नहीं होता है ना, वो विशियस साइकिल क्रिएट हो जाती है। तो बेसिकली क्या है, स्टैग्नेशन, ग्रोथ का स्टैग्नेशन भी हो रहा है, मतलब स्टैगफ्लेशन, ग्रोथ का स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन दोनों, मतलब स्टैगफ्लेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर जरूर कीजिए और विजिट कीजिए theacademy.in। यहाँ पर वेरियस कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे जो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा फायदा दिलाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।